इस शिक्षा और उस व्यवहार के बीच में कोई संबंध नहीं है। बनारस अगर पेंटिंग होती, इसमें 3 रंग होते, मोक्ष के, अल्हड़पन के और निश्चिंतता के। आज स्थिति ये है कि सब अपने आप में इस तरह से सेंट्रलाइज केंद्रीभूत हो चुका है कि उसे किसी का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। जो बनारस को डिक्शनरी में, पुस्तकों में, किताबों में, होर्डिंग, बोर्डिंग, ग्लोसाइन में खोजेगा, उससे गोबर आएगी। तो निश्चिंतता से उसे जिएगा, महसूस करेगा, उसकी तासीर का एहसास लेगा, उसके हिस्से बनारस आएगा। बनारसी जो अंदाज होता है, बनारस के लोगों के अंदर जो होता है आलसीपन, क्या ये उनका स्ट्रेंथ है या तो वीकनेस? जो भी होना है हो जाए, जो भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप आलसीपन मत कहिए, ये इनकी तासीर। जब यहाँ किसी का निधन होता है तो लोग राम नाम सत्य का उद्घोष करते ले जाते हैं, और जो व्यक्ति को जलाया जाता है मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पर, तो वहाँ क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति जलाया रहता है, जिसने दाग दिया रहता है, उस जली हुई लकड़ी से मस्तक पर 94 9 और 4 लिखने का नियम है। लोग कहते हैं कि शंकर जी ने काशी में तारक मंत्र दिया था, तो कौन सा तारक मंत्र दिया था, और 94 क्यों लिखा जाता है, 100 क्यों नहीं? जिस व्यक्ति को पता भी नहीं कि वो 94 क्यों लिख रहा है और उसकी कपाल क्रिया हो गई, वो मुक्त हुआ। वैसे तो किसी एक किताब से बनारस को समझना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। टेंपल के बाहर मॉडर्न आर्ट अलाउड या बैंड? बनारस का नया जनरेशन कंफ्यूज है या कॉन्फिडेंट है? पता ही नहीं उसे, न कंफ्यूज है न कॉन्फिडेंट है। उसे पता ही नहीं कि वो बनारस में जन्म लिया है। आपके कर्म से आपका भाग्य बदलता है। और मैंने किसी भी हर ग्रंथ साहित्य में नहीं पढ़ा जहाँ रावण जीत गया हो। चाहे चंपक की कहानी पढ़े, चाहे रामायण या महाभारत पढ़े। लोग कहते हैं मैं सचिन की तरह बनना चाहता हूँ, मैं मुकेश अंबानी की तरह बनना चाहता हूँ। बनना हमेशा नकल है, होना वजूद। मोहल्ला और बनारस के मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश शुक्ल is a man who paints Banaras with colors, culture and words. तारानगर के दिल से निकले मुकेश जी, जो कि नाटककार ही नहीं, रिसर्चर और कलाकार भी हैं। आइए आज जानते हैं विस्तार में इनके बारे में। कुछ बताइए सर अपने बारे में। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और आपके दर्शकों को। मैं बहुत छोटा सा एक अपना परिचय देता हूँ कि भरा था मन में कुछ विश्वास, सीखूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। गंधर्वों के देश इसलिए कि दारानगर से सटा हुआ मोहल्ला के बिरचौरा है, जहाँ संगीत और नृत्य की त्रिवेणी बहती है, और जस्ट थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो साहित्य का पूरा समुद्र लहराता है। तो मैं इन सभी चीज़ों के मध्य पला बड़ा हूँ और सभी कलाओं से थोड़ा थोड़ा संकुचित हूँ। बस इतना सा परिचय है मेरा। एक और चीज इनके बारे में हमें पता है, ये कहते हैं कि एक अमीबा की तरह है जो हर किसी सिचुएशन में और काम में अपने आप को ढाल लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक ऐसी बात है कि मैं मानता हूँ कि आप कोई भी जीवन में कार्य करें, चाहे वो आप चाय बनाएं, चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे क्लास में अध्यापक हो, चाहे खेल के मैदान में जाएं, उस समय पूर्ण मनोयोग से इस तरह से काम करें कि लगे कि आप इसी काम के लिए पैदा हुए थे। इसलिए मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक अमीबा की तरह हूँ। जिस परिस्थिति परिवेश में मैं जाता हूँ, अपने आप को पूर्ण रूप से उसी अनुसार ढाल लेता हूँ। चलिए कुछ सवाल इनसे करते हैं। आपका बचपन बनारस में गुजरा है, तो ऐसी कौन सी यादें हैं जो उससे जुड़ी है और आपके दिमाग पे बहुत बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ा है? अब जैसे अमावट की जमावट होती है ना, उस तरह से मेरा जन्म और मेरा संस्कार भी कई तहों और कई लेयरिंग और कई प्रकार के संस्कारों से परिपूर्ण हुआ है। आप इस तरह जानिए कि मैं एक शुद्ध कर्मकांडी परिवार में जन्म लिया, और जो मोहल्ला है मेरा कुख्यात मोहल्ला है। इस शिक्षा और उस व्यवहार के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा पढ़ता हूँ तो लगता है यही समन्वय शायद काशी है। दारा सिकों ने जो मोहल्ला स्थापित किया, जो फारसी, अरबी और संस्कृत का विद्वान हुआ करता था, और उस मोहल्ले से जन्म लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक की मैंने यात्राएं की, तो ये सरस्वती की कृपा थी कि मैं क्रम से यहाँ तक आया। और इसकी बड़ी लंबी कई तह है, मैं एक शब्दों में या कुछ बातों में बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, बनारस अगर एक पेंटिंग होता तो कौन सा 3 रंग आप उसमें यूज करते और क्यों? बनारस अगर पेंटिंग होती तो उसमें 3 रंग होते, मोक्ष के, अल्हड़पन के और निश्चिंतता के। इसमें आपकी उसकी आध्यात्मिकता, सांस्कृतिकता और सामाजिकता,
तीनों का साक्षात दर्शन आप देख सकते हैं। ये तो सच बात है। और आपके बचपन के बनारस और आज के बनारस में क्या चेंजेस आए हैं? मैं एक छोटी सी घटना से आपको बता दूं कि अभी मैं आ रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी जहाँ पार्क की, वो खंडहर है, नाला है, तो मैं सड़क से चढ़ाकर उस पर गाड़ी लगा दिया कि कोई जो है किसी को डिस्टरबेंस ना हो। फिर भी एक महिला आई, बोली आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा खंडहर है, नाली है, सड़क पर भी नहीं है, फिर भी नहीं लगा सकते। और पहले क्या था कि अगर आप आइए तो लोग कहते थे अरे रे आप यहाँ लगा दीजिए, अपने दरवाजे चबूतरे पर लगवाते थे, या पूरी व्यवस्थित करके कहते आप निश्चिंत हो जाइए मैं देख रहा हूँ, भले वो 2 घंटे बाद आता था। आज स्थिति ये है कि सब अपने आप में इस तरह से सेंट्रलाइज केंद्रीभूत हो चुका है कि उसे किसी का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर्भेद आया है। पहले बनारस का जो अपनापन था वो अब थोड़ा विद्रूप हुआ है। अच्छा, किसी ऐसे बनारसी मोमेंट के बारे में बताइए जिसने आपको इंस्पायर किया हो आपको अपने आर्ट में कन्वर्ट करने में। नहीं, एक बार मैं एमए की कक्षा में था, शिवाला से साइकिल से जा रहा था, तो मैंने देखा कि दो विदेशी युवतियां जा रही थी, तो एक डिक्शनरी में बनारस को, उसके होर्डिंग बोर्डिंग और ग्लोसाइन को मिलाते हुए जा रही थी, नक्शे को, मैप को देखते हुए जा रही थी। और जो दूसरी उसकी सहेली थी वो कमर में स्वेटर बांधे हुए, थोड़े से अल्हड़पन से मुस्कुराते, आइसक्रीम खाते हुए इत्मीनान से जा रही थी। तो जस्ट वो जो डिक्शनरी में बनारस खोज रही थी, वो सामने गोबर था, उसको नहीं दिखा, और उसमें गोबर में उसका पैर चला गया। और जो अल्हड़पन से बनारस में खुद देख रही थी, वो उसको दाग गई। और दागने के बाद वो खूब तेज हंस रही थी अपनी सहेली पर, और जो जिसका पैर गोबर में था वो एकदम खींच से खिजलाई पड़ी थी। वो दृश्य देखकर मुझे समझ में आया कि जो बनारस को डिक्शनरी में, पुस्तकों में, किताबों में, होर्डिंग बोर्डिंग ग्लोसाइन में खोजेगा, उसके उससे गोबर आएगी। जो निश्चिंतता से उसे जिएगा, महसूस करेगा, उसकी तासीर का एहसास लेगा, उसके हिस्से बनारस आएगा। उसके बाद से मेरी सोचने, समझने और बनारस के देखने की दृष्टि का पूरा परिवर्तन हो गया। अच्छा, बनारस की जो अंदाज होता है, बनारस के लोगों के अंदर जो होता है आलसीपन, वो ठहराव, मतलब किसी भी काम के लिए, कुछ के लिए, क्या ये उनका स्ट्रेंथ है या तो वीकनेस? नहीं नहीं, ये ऐसे आलसीपन मत कहिए आप। क्योंकि देखिए बनारस एक ठसक, एक ठाठ और ठेके में जीता है। इसकी भाषा में भी ये बात आपको तत्व दिखाई देंगे। आप कहेंगे किसी से मुझे एक दे दीजिएगा, एक देना, हम कहते एक ठो दीजिए, एक ठो चाहिए। ये हमारी ठसक है, ये ठाठ है। हम इत्मीनान से रहते हैं, हुआ हुआ नहीं हुआ। बनारस 3 विशेषणों में जीता है, जायदा, रहेदा, होएदा। जो भी होना है हो जाए, जो भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप आलसीपन मत कहिए, ये इनकी तासीर है, जाएगा, इनकी खूबसूरती है। जाएगा, रहेगा, होएदा। होएगा। आइए चलते हैं रैपिड फायर राउंड में। इसमें आपको एक लाइन या एक वर्ड यूज करना है और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? मलाइयो या लस्सी? मलइयो। लंका या गोदोलिया? गदौलिया। स्ट्रीट आर्ट या रंगोली? रंगोली। पहला प्यार स्कूल में मिला या बनारसी घाट पे मिला? घाट। एक लाइन में बनारस क्या है? बनारस तासीर है। क्योंकि ये आर्टिस्ट है विद अ मिशन, तो हम इसके बारे में बात करें। आपने अपने आर्ट को, अपने कला को, अपने पढ़ाई को एक्टिविज्म से कैसे जोड़ा? शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो अब नहीं रही, यानी कोई रिसर्च करना नहीं चाहता है। सब बहुत ऊपर ऊपर ही कुछ करके नाम कमा के निकल जाना चाहते हैं। लेकिन शोध एक ऐसी समुद्र है या गंगा है या जो भी आप नाम देना चाहे, जिसकी गहराई में, गहरी पानी पैठ, आपको बहुत अंदर तक, जड़ तक उतरना होता है। तो जब हम इसके संस्कार में गए तो हमें वहां से इसकी बड़ी गहरी, लंबी और अद्भुत यात्रा प्राप्त हुई। ये बताइए, एनजीओज में, ट्राइबल एरियाज, स्लम एरियाज में आपने बहुत काम किया है, तो ऐसा कोई यादगार पल है जो हमेशा आपको, मतलब लोगों को बताने में मजा आता है? बहुत सारे क्षण हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा कि एनजीओ में एक बार क्या हुआ कि 84 बच्चे थे, और वो सभी, जब मैं गया तो बहुत, मतलब उनकी साफ सफाई, हाइजीनिक की बड़ी दुर्व्यवस्था थी वहाँ पर। तो और मैंने जब वहाँ के संयोजकों से कहा कि भाई मुझे कुछ डिटर्जेंट, साबुन या चीज़ें दे दीजिए मैं इस पर साफ कर पाऊँ,
तो सभी ने मना कर दिया कि पैसे नहीं है। जबकि ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, तो हमने क्या किया कि दो 10-10 रुपए के डिटर्जेंट पाउडर खरीदे और सारे कंबल को हमने छत पे बिछा दिया। सब पर डिटर्जेंट पाउडर छिड़क कर सारे बच्चों से कहा ये अब तुम्हारा खेल का मैदान है, तुम इसको साफ करो, इसको खेलो, इसको फाड़ो, ये सब तुम्हारा। और मेरे पास अद्भुत कम से कम 200 से अधिक पिक्चर है। बच्चों ने धुआंधार उस पर उद्यम मचाया, कंबल साफ, बच्चे भी साफ और सब साफ, मन भी साफ। We have a picture also. क्या कोई छोटी सी इंटरेक्शन ने आपको इमोशनली चेंज किया है? नहीं, मैं इसको इसलिए छोटी सी इंट्रोडक्शन से नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरी आम अमावट की जमावट की तरह संस्कार हुए हैं, तो बड़े गंभीर हैं ये बात। आपको क्या लगता है आर्ट सिर्फ एक्सप्रेशन है या रेवोल्यूशन? देखिए, जो चीज़ें हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं वो हमारी कला में संस्कारित करते हैं, उसे ही हम दिखाते हैं। अगर मैं सर्वांग सुंदर स्त्री की कल्पना करता हूँ और संसार में वो नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, चित्र और अपनी आकृतियों में उकेर लेते हैं। तो कला मन की संतुष्टि का या सरस्वती के साक्षात्कार का चरमोत्कर्ष। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ शब्द बोलूंगी, उसके बारे में बताइए। बनारसी सांड, गली और बनारसी चबूतरा। सांड के विषय में आप समझिए कि जो गमछा कंधे पे टांग के, मुंह में पान घुला के बीच सड़क पर चले और पीछे से अगर कोई गाड़ी वाला उसे हार्न दे तो पलट के इशारे से पूछे का बात हो, जिधर जाना हो जाइए, और कहीं भी पान थूक दे उसे बनारसी सांड कहते हैं। और गली के विषय में कहेंगे कि यहाँ हुआ दुई गलियन देखा, मधुभ्रम मोर कियान विसेखा, देख गली हमऊ अकलानी, बनारसी देख मधुर मुस्कानी। कि जब आप बनारस की गलियों में भटक जाते हैं, वहाँ का मूल निवासी आपको ऐसे देखता है कि चाइना इधर कहाँ जा रहा है बंद गली में, और फिर वो जब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब आप उससे पूछने जाएंगे कि चचा हम थोड़ा भटक गली, किधर सड़क पर जाएगा किधर से, तब कहेंगे तो यहाँ का फंस गया, उधर से जाए चाहिए, तब वो आपकी शंका का समाधान करते हैं। ये बनारस की गलियाँ हैं। बनारस की गली के भी समझिए कि यहाँ शांत और भयानक दोनों रस का मजा एक साथ मिलता है। आप भुतैया गली में जाइए, वहाँ शांति भी है और थोड़ी भयावहता भी है, उसका नाम ही भुतैया गली है। और चबूतरा बनारस की अड़ी और सामाजिकता का घोर सांस्कृतिक रूपांतरण करता था। कुल 72 चबूतरे बनारस में हुआ करते थे, लेकिन अब वो प्राय विलुप्त है या घर में समाहित हो गए हैं। कोई अपने चबूतरे पर किसी को बैठना और उठना बर्दाश्त नहीं करता है। अब लोग अपने खोल में, अपने दड़बे में बंद रहना पसंद करते हैं, तो चबूतरे की संस्कृति विलुप्त है। बनारसी कोई ऐसा ट्रेडिशन जो आपके डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? रहन सहन, खान पान। बनारस में क्या है कि भोजन नहीं होता है, ये नाश्ते का शहर है, और यहाँ इतना हैवी नाश्ता होता है कि अगर आपने एक बार सुबह कचौड़ी जलेबी खा लीजिए, दोपहर होती समोसा लौंगलत्ता खा लीजिए। लौंगलत्ता को मैं प्राणहारा कहता हूँ, गले तक आपका जो है, कंठ तक आपको भर देगा हर तरह के स्वाद और पेट से। और शाम होते ही आप जिसको कहते हैं मलाई पूड़ी, दही या रबड़ी, तर माल आप खाइए और शुद्ध रही। भोजन का यहाँ कोई विकल्प नहीं है। कुछ ऐसी व्यक्ति के बारे में बताइए, व्यक्ति को बोलूँगी, किसी महिला के बारे में बताइए जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, आपके जीवन को इन्फ्लुएंस किया हो। सामान्य तौर पर जिन परिवारों या जिन चीज़ों से आते थे हम लोग, तो वहाँ इस तरह से कोई संपर्क की बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगर सर्वाधिक किसी से प्रभावित हूँ, प्रेम किया हूँ, या लगता है कि अब किसी के मरने पर दुख नहीं होगा और जो होना था हो गया, वो मेरी माँ थी। माँ के अतिरिक्त फिर मैंने जो है ये मान लिया कि कोई मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मुकेश जी, आप कुछ मोक्ष के बारे में हमें बताइए। देखिए, काशी के लिए कहा जाता है कि मरने मात्र से मुक्ति है। तो मैं इसके लिए बताऊं कि जब यहाँ किसी का निधन होता है तो लोग राम नाम सत्य का उद्घोष करते ले जाते हैं, और जो व्यक्ति को जलाया जाता है मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पर, तो वहाँ क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति जलाया रहता है, जिसने दाग दिया रहता है, उस जली हुई लकड़ी से मस्तक पर 94 9 और 4 लिखने का नियम है। जमीन पर, मिट्टी पर, मस्तक के सिरहाने। तो क्यों लिखा जाता है, ये क्या है? लोग कहते हैं कि शंकर जी ने काशी में तारक मंत्र दिया था। तो कौन सा तारक मंत्र दिया था? तो राम नाम का मंत्र दिया था।
तो राम नाम का मंत्र क्या है और 94 क्यों लिखा जाता है, 100 क्यों नहीं? तो जब चित्रकूट में भरत जी मनाने गए थे श्री रामचंद्र जी को तो वहाँ जब वो प्रेम के वशीभूत होकर राम जी को अयोध्या लाने के लिए जिद पर अड़े थे, तो मुनि जी कहते हैं कि सुनो भरत, भावी प्रबल, जो भविष्य में होना है वो प्रबल है। बिलख ही कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। तो शंकर जी वो ये बताते हैं कि 6 चीजें मेरे हाथ में हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। 94 आपका कर्म था जो जल के आपके साथ जा रहा है, तो आप इस सांसारिक झंझट से आज से मुक्त हुए और आपको मोक्ष मिला। और ये अद्भुत चीज है। तो इसीलिए मरने मात्र से, और सोचिए कि जिस व्यक्ति को पता भी नहीं कि वो 94 क्यों लिख रहा है और उसकी कपाल क्रिया हो गई, वो मुक्त हुआ। अच्छा, बनारस को कविताओं में जीते हैं क्या? जी, बनारस के बहुत सारे साहित्यकारों ने कि जैसे केदारनाथ सिंह जी ने लिखा कि आधा जल में है, आधा फूल में है, आधा नींद में, आधा शंख में है। तो ऐसे एक कविता है डॉक्टर रामअवतार पांडे जी की, अद्भुत कविता है। वो कविता पूरी बनारस की सभ्यता संस्कृति का पूरा चित्रण करती है। मैं उसकी कुछ चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ कि भले क्षीर सागर हो विष्णु, शिव का तो दरबार बनारस, छान के बूटी लंगा लंगोटी जाते हैं उस पार बनारस, पंडा गुंडा और मुचमुंडा सबकी है भरमार बनारस, एक बार जो आ बस जाता कहता इसे हमार बनारस, छाने कचौड़ी रोज जलेबी, गर्मा गर्म आहार बनारस, भंगी जहां ज्ञान देता है, ज्ञानी जाता हार बनारस, साड़ी सुरती गजब निराली, लंगड़ा है सरदार बनारस। ये लंगड़ा आम राजा है, सरदार है। साड़ी सुरती गजब निराली, लंगड़ा है सरदार बनारस, विविध धर्म और भाषा भाषी रहते जो परिवार बनारस, वरुणा और 80 के भीतर है अनुपम विस्तार बनारस, सबही गुरु यहाँ और चेला ई हो रजा रंगदार बनारस। ये बनारस की पूरी सभ्यता संस्कृति का पूर्ण परिचय है। अब तो हमने मोक्ष के बारे में जाना, बनारस को कविता से सुना समझा, किताब से बताइए जरा बनारस को। वैसे तो किसी एक किताब से बनारस को समझना समझिए कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। फिर भी ऐसी 4-5 किताबें हैं जो आपकी मार्गदर्शिका हो सकती हैं। उसमें एक शिव रहस्यम है जो लिंग पुराण से पहले की रचना है, जो 12,000 पृष्ठों की है, संस्कृत में है। तो अगर आध्यात्मिक रूप से समझना है तो आपको बनारस को शिव रहस्यम पढ़ना होगा। अगर आपको धार्मिक रूप से समझना है तो वाराणसी वैभव कुबेरनाथ शुक्ल जी की पुस्तक है, उसे देखना होगा। ऐतिहासिक रूप से देखना है तो आपको डॉक्टर मोतीचंद जी का काशी का इतिहास और वाराणसी एट द क्रॉस रोड महेदेशानंद जी का है, जो रामकृष्ण मिशन से पब्लिश हुई है, वो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। और सांस्कृतिक रूप से अगर बनारस को आपको समझना है तो विश्वनाथ मुखर्जी जी की बना रहे बनारस, ये आप जरूर पढ़िए, अल्टीमेट पुस्तक है। इन 5 को अगर आप पढ़ेंगे तो बनारस को की कुछ थोड़ी समझ विकसित हो पाएगी, हर तरह से आप बनारस को समझ पाएंगे। बनारस की आत्मा और फलसफा, इसके बारे में बात करें। बनारस के लोगों में जो मस्ती है उसमें एक छुपा सुकून भी होता है, आपको क्या लगता है क्यों? क्योंकि वो आगे का सोचते ही नहीं। आप अगर देखिए क्या है कि हम वर्तमान में नहीं जीते, हम या तो अतीत के कुछ संस्कारों से परेशान हो, या मतलब संस्कार, अब मैंने अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर दिया, और भविष्य की चिंताओं में लोग परेशान रहते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा। यहाँ इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक गम अंगोछा ही देता है रेशम को भी वार बनारस। मतलब हर काशीवासी रखता है ठेंगे पर संसार बनारस, हमारे ठेंगा से है नहीं है नहीं है। बनारस की कौन सी एक आवाज है जो आपके आर्ट में बार बार वापस आती है, जो आपके कान में बार बार वापस आती है? आप समझिए इसे कि एक तो यहाँ की धर्म, संस्कृति, कर्मकांड को लोगों ने अपराध के स्वरूप में गिन लिया है, लेकिन ये सारी चीजें और इसकी भाषा जो हमेशा मुझे रिकॉल कराती रहती है। आपने बनारस में किस ऐसे इंसान को देखा जिसको दुनिया तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, शरीर में तंत्रिका तंत्र के अंदर जितनी नसें हैं, बनारस की हर गली नुक्कड़ गली मोहल्ले चबूतरे चौराहे पर ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। और इसलिए उनकी कोई और उनको इस प्रतिष्ठा का जरूरत भी नहीं, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे लोक में कोई कहावत चली आ रही हो और आप उसके रचयिता को जानते ही नहीं हैं,
तो बनारस में ऐसे ही लोग आपको इतनी संख्या में, हमारी कोई हैसियत औकात नहीं, हम भी उन्हीं लोगों में से एक छोटे से रेत के कण के समान है। और इसीलिए बनारस किसी को महत्व नहीं देता है, क्योंकि समझता है ठीक है, बनारस केवल दो लोगों को महत्व देता है, भोलेनाथ को और काशी नरेश को। और अगर जो है किसी तीसरे व्यक्ति ने आके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की गलती की तो उसे 3 बार नारा लगाया जाता है, और जो तीसरा नारा लगता है उसका कल्याण कर देता है। वो मैं नहीं कह सकता। आपकी जिंदगी का ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपने बनारस को एक नए नजरिए से देखा या बनारस को एक नया नजरिया दिया? ICSR के लिए, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए, जब मैं काशी की तटवर्ती इलाके में रामनगर एक क्षेत्र है जहाँ पर लीला होती है, रामनगर की रामलीला, जहाँ की लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उस लीला के जो रचयिता तो ऐसे 3 लोग थे, पर उसके जो पूरी पृष्ठभूमि तैयार किए वो देवरत्न काष्ठजीवा स्वामी जी महाराज थे। काष्ठजीवा स्वामी जी के विषय में ऐसे बात कही जाती है कि वो जो कहते थे वो सत्य हो जाता था। तो उन्होंने अपनी जिह्वा पर काष्ठ लकड़ी लगा ली कि हम बोलेंगे नहीं, वो केवल लिखते थे, इसलिए उन्हें काष्ठजीवा स्वामी से संबोधित किया गया। देवरत्न ऐसे उनका नाम था। तो उन्होंने श्री रामायण परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश एक ग्रंथ लिखा जो करीब 278 वर्ष पुरानी पांडुलिपि है, हस्तलिखित है, अद्भुत सुंदर है और बेहतरीन लिखी गई। उसी टेक्स्ट पर आधारित लीला होती है जिसमें लाखों की संख्या में दर्शक श्रोता समूह आते हैं, और उस लीला से जुड़े बहुत सारे घटनाएं किंवदंतियां हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि कोविड के दौरान लीला सरकार द्वारा और राजश्रय द्वारा, दोनों द्वारा प्रतिबंधित थी कि कोविड है, सभी लोग इकट्ठा न हो, लेकिन फिर भी जो नेमी लोग थे जो प्रतिवर्ष आते हैं वो उन जगहों पर जहाँ लीला हो रही थी या जिस दिन उस दृश्य का मंचन होना था उस जगह वो जाते थे, बैठते थे 2 घंटे 3 घंटे और विग्रह रख के आरती करके वहां से वापस जाते। उन्हें मान्यता थी कि यहाँ ईश्वर आए हैं, लीला हो रही है और वो उसके भागीदार हैं। तो इस तरह से जो है वो लोग, तो जब इस पर मैंने जब अध्ययन किया, उसकी घोर सामाजिकता का चित्रण किया, तो मेरा बहुत, जिसको कहा जाए कि मेरे ज्ञान का स्तर भी बढ़ा और मेरा विवेक भी जागृत हुआ और बहुत सारी मुझे उपलब्धियां भी उससे प्राप्त हुई। तो एक बेहतरीन काम था जो मैंने किया। इसी में थोड़ा ज्ञानव्यापी वाला के बारे में बताइए। ज्ञानव्यापी का क्या है कि मैंने एक शोध का व्यक्तिगत प्रोजेक्ट लिया हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम स्थापना, विध्वंस और पुनर्निर्माण का इतिहास परक अध्ययन। तो अभी यह अध्ययन चल रहा है और इसमें बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर भविष्य में जरूर प्राप्त होंगे। और मूल विग्रह के विषय में बता दूं आपको कि एक 1200 खंबे का मोक्ष लक्ष्मी विलास मंडपम के नाम से काशी विश्वनाथ धाम हुआ करता था, जो बाद में कालांतर में कई हमलों के दौरान टूटा, जिसका मूल नक्शा जयपुर के सिटी विलास पैलेस के पोथी खाने में आज भी सुरक्षित संरक्षित रखा गया है। और उसके जितने क्रमवार अध्ययन है, जो घटनाएं दुर्घटनाएं उसके साथ हुई हैं, वो सारा मेरे अध्ययन में आगे भविष्य में आएगा। बनारसी कोई लोकल बोली जो आज तक आप यूज करते हैं उसके? लोकल बोली तो अगर हम बातचीत के व्यवहार में करें तो मैं चूंकि घोर मुस्लिम मोहल्ले में जन्म लिया हूँ, तो मैं अगर मैं बात करने पर हूँ तो आपको लगेगा कि मैं मुस्लिम हूँ। कि जैसे मान लिया कि काबे कहाँ जाते, वहाँ गए रहे, पूछा बतावा कि नहीं तो क्या कुछ, तो ये थोड़ा सा उनका जुलाहों का टच है। लेकिन अगर मैं बनारस के हिसाब से आता हूँ तो कहा यार तो कुछ समझ में भी नहीं आवेला, जब देखा तब उठा के चली आवेला, अरे कोई का समय होला, कोई का प्राइवेसी नाम की चीज़ होला, खैर तो क्या कैसे समझ में आई, ये बनारसी बात। लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय या अपने लेखन में जाता हूँ तो अपना पूरा भाषा का संस्कार हो जाता है। तो चूंकि 3 तरह के जीवन जी रहा हूँ, ये गलत है, एक जैसा जीना चाहिए। इस मामले में कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं जो अपनी पूर्णता को बनाए हुए हैं, हम लोग एक आडंबर का जीवन जीते हैं। अच्छा, बनारस की कोई ऐसी चीज जो चाहते हैं कि कभी ना बदले? इत्मीनान। जबकि ये बहुत दुख का विषय है कि बनारस अब धार्मिक की जगह पर्यटन स्थल होने की वजह से उसका इत्मीनान छिन गया है। बनारस का इत्मीनान अगर कायम रहा तो बनारस भी कायम रहेगा। क्या आपने किसी टूरिस्ट को बनारस की असली फ्लेवर का मजा दिलाया है? बिल्कुल दिलाया है। एक बार क्या हुआ कि केसीएम स्पाइस, जो कि कन्हैया चित्र मंदिर है था, वो उसका नाम थोड़ा मॉडर्न करने के चक्कर में उसे केसीएम स्पाइस कर दिया गया। तो वहीं पर एक टूरिस्ट था जो रहा होगा कोई, और एक अंग्रेज को समझा रहा था
कि राधा कृष्ण को दिखा के बोला कि ये हस्बैंड वाइफ हैं। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये स्पिरिचुअल लॉ के जो है सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल लॉ जो के प्रतीक है, और ये जो है प्रेम के शाश्वत पुरुष और उनके आभा राधा का जो है मंदिर है, न कि पति पत्नी का। इनकी पत्नी रुक्मिणी और ये थी। फिर उसके बाद वो जो विदेशी था वो मेरे पीछे लग गया गाइड को भगा करके। गाइड बोला कि गुरु तू हमारा 100 रुपया का नुकसान करा दिला। लेकिन फिर मैंने उन्हें काशी के विषय में हम कहे कि भाई आप गलत जानकारी देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग लिख देंगे कि जो बंदर जल गया वही काला हुआ और लंगूर की प्रजाति जन्म ले ली। तो आप गलत बताएंगे तो गलत होगा। अच्छा, अगर आप बनारस के सरपंच होंगे, ठीक है, तो मैं हर सवाल पे आपको जजमेंट देना, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है। ठीक है। टेम्पल के बाहर मॉडर्न आर्ट अलाउड या बैंड? बैंड। स्ट्रीट थिएटर या इंस्टाग्राम रील्स? स्ट्रीट थिएटर। मोहल्ले के नुक्कड़ बैठक, मोहल्ले के नुक्कड़ वाला बैठक या जूम मीटिंग? जूम मीटिंग नहीं, मोहल्ले के नुक्कड़ का बैठक, उसमें जो अपनापन है वो जूम मीटिंग में नहीं। बनारस का नया जनरेशन कंफ्यूज है या कॉन्फिडेंट है? पता ही नहीं है उसे, न कंफ्यूज है न कॉन्फिडेंट है। उसे पता ही नहीं कि वो बनारस में जन्म लिया है। एक तो मनुष्य का जीवन, उस पर से काशी मिला और उसको पता ही नहीं, भागने के चक्कर में लगा है। वो विदेश जाएगा, वो दुनिया में बहुत कुछ करेगा, वो किसी कहीं का राष्ट्रपति हो जाएगा, झंडा बरदारी करेगा, पर उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ जन्म लिया है। कुछ रिफ्लेक्शन करते हैं जिंदगी के रंगों पे। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? जब जन्म होता है तो कहा जाता है कि छठी के दिन ईश्वर ने जो लिख दिया उसमें रुआ के बराबर बदलाव नहीं होता है। फिर वही धर्मशास्त्र में बताता है कि आपके कर्म से आपका भाग्य बदलता है। और मैंने किसी भी धर्म ग्रंथ साहित्य में नहीं पढ़ा जहाँ रावण जीत गया हो। चाहे चंपक की कहानी पढ़े, चाहे रामायण या महाभारत पढ़े। तो मैं नई पीढ़ी को यही समझाना चाहूँगा कि कोई काम गलत ना करे, ना गलत तरीके से करे। आप सही तरीके से आप कितना कमा लेंगे। देखिए, बनना हमेशा नकल है। लोग कहते हैं मैं सचिन की तरह बनना चाहता हूँ, मैं मुकेश अंबानी की तरह बनना चाहता हूँ। बनना हमेशा नकल है, होना वजूद। तो ईश्वर ने जो आपको पैदा किया है, वो आपको जो वजूद दिया है उसको आप जस्टिफाई करें, न कि दूसरे की कट कॉपी पेस्ट में अपने को बर्बाद कर ले। न तो आप वही हो पाएंगे। अब मान लीजिए बन गए आप सचिन, तो आप दूसरे सचिन होंगे, पहले सचिन नहीं होंगे। तो आप पहले जो है आप वही रहिए। तो इसलिए ना गलत कीजिए, ना गलत तरीके से कीजिए, और बनने के चक्कर मत बनिए, होने के चक्कर में रहिए। वो आपका मूल है। बनारस ने आपको क्या सिखाया है जो दुनिया के किसी अच्छे स्कूल में आप नहीं सीखा? क्या नहीं सिखाया? एक चीज तो छोड़ दीजिए, उठना बैठना रहना बोलना, तमीज सलीका तहजीब सब कुछ वो स्कूल में आ ही नहीं सकता। ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये औपचारिक शिक्षा में नहीं आता है। तो कोई स्कूल कहीं नहीं सिखा सकता जो बनारस सिखाता है। बनारस क्या, मैं ये मानता हूँ, चाहे एम्स्टर्डम हो, चाहे टेम्स हो, चाहे अफ्रीका का एक जंगल हो, वहाँ की मूल संस्कृतियाँ, जो सभ्यता, जो संस्कार सिखाती, वो स्कूल क्या सिखाएगा? स्कूल तो मैन्युफैक्चर्ड है भाई। पूरी दुनिया में मेरा अंगूठा अकेला है, मैं कहीं भी लगाऊंगा मैं ही ट्रेस आउट होगा। उसके बावजूद हम यूनिफॉर्मिटी में लगे, एक जैसा ड्रेस, एक जैसी भाषा, एक जैसी बोली, हो ही नहीं सकता। जो ईश्वर ने ही नहीं तय करके रखा है उसे हम करने में लगे, इसलिए हम प्रायः असफल है। जो इस चीज को सफल समझ लेता है वो संसार के सर्वोच्च शिखर सत्ता तक जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए। अगर बनारस एक कविता है तो उसको क्या नाम देना चाहेंगे? गंगा की धारा। आपके लिए असली सर्विस क्या है? स्टेज पे जाके अप्लॉज करना या किसी चेहरे पे स्माइल लाना? सबसे कठिन काम इस समय दो चीज, स्वस्थ रहना और खुश रहना। तो खुश रहने के विकल्प में आपने जितना किसी के साथ कुछ किया वो सरता, इसीलिए से ऐसे आनंद वन कहा गया है। यहाँ आनंद में सब लोग रहते हैं। जो दुखी हुआ यहाँ का रहता ही नहीं, यहाँ दुखी को मजाक में उड़ा दिया जाता है। 3 जगह बनाइए बनारस में जो कि बिल्कुल बनारसी और जाना बहुत जरूरी है बनारस को जाना। तो आप घाट जाइए, मंदिर जाइए, और अब तो उस तरह के मोहल्ले बचे नहीं, लेकिन फिर भी मैदागिन और चौक और चौखंबा के इर्द गिर्द की गलियां ही आपको बहुत प्रकार के संस्कार सिखा देंगी। कौन सा घाट, कौन सा मंदिर? 80 से लेके राजघाट तक, यानी उसको बोलते हैं महिषासुर घाट तक, और
बनारस के क्षेत्र में आप समझिए कि मैदागिन यानी मत्स्योदरी से लेकर भद्रवन भदैनी तक का पूरा भीतरी इलाका इतना पर्याप्त है। 3 ऐसा बनारसी भोजन या नाश्ता जो सबको करना चाहिए बनारस आने पे। एक तो है पलंग तोड़ मतलब होता है मलाई की लेयरिंग का, रबड़ का लेयरिंग का, वो जरूर करे आदमी चखे। और एक पान बनारस का जो है, और कचौड़ी जलेबी, वो भी विशेष जगह का। चौखंबा में आप जाएंगे, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के घर के सामने वो जगह है, वो आप वहां से खा लें। कुछ जैसे बनारस में नाटक का जो चलन है वो सबको बहुत पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था जब तक आपने मुझे नहीं बताया, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं संस्कृति के केंद्र में रहता हूँ, तो जिसके नाम से पूरा युग जाना जाता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उन्होंने जो है नागरी नाटक मंडली की स्थापना उस समय की, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे जो है ऐसे नाटक लिखे, किए, प्रस्तुत किए, जिससे कि सरकार को दिक्कत हुई, तो बाद में बहुत सारे प्रतिबंध और समस्याएं हुई। आज वही नागरी नाटक मंडली बीएनएस से, भारतीय नाट्य संस्थान से जुड़ करके उस पूरी परंपरा को सजोए हुए है। तो वो मूल क्षेत्र है और अद्भुत काम है। और अगर मतलब बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि नागरी नाटक मंडली से बीएचयू तक में कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा तिथि पर्व त्यौहार नहीं जहाँ पर कहीं न कोई नाटक नौटंकी खेली न जाती है। चाहे वो साहित्यकारों के नाट्य रूपांतरण पर हो, या लेखन पर हो, कथा कहानी पर हो, चाहे आप बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा किया जा रहा हो, पर ये निरंतर होता है। ये कला संस्कृति का संगम स्थल है। अच्छा मुकेश जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास। हम इतना ज़्यादा आर्ट, कल्चर और बुक्स और संगीत, कविताओं में घुस गए हैं, थोड़ा इससे निकलते हैं, असली बनारसी अंदाज में आते हैं। तो बनारसी बहुत फेमस है एक चीज़ के लिए, मतलब आपको भी पता है किस चीज़ के लिए, उनकी बोली के लिए। और वो बोली में भी एक अंदाज होती है जो कि आप किसी को जब बोलते हैं तो उनको समझ में तो आता है, लेकिन बुरा नहीं लगता है, लेकिन उनको पता होता है ये बुरा लगने वाली बात है। तो इसके बारे में बात करते हैं। मुकेश जी कुछ बताइए। देखिए, क्या है कि मैं इसे गाली न कह के हेल्पिंग वर्ब कहता हूँ। ये उनकी बातचीत व्यवहार का हेल्पिंग वर्ब है, जो उन्हें अपनी बात को संप्रेषित करने में सहायता देता है। तो किस तरह इसको आप अगर थोड़ा आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये वैकुंठ की प्राप्ति का साधन है। गालियां क्या होती हैं कि अपनी कुंठाओं, अपनी वर्जनाओं से निवृत्त होने का एक प्रक्रम है। आप किसी छोटे बच्चे को परेशान कीजिए, 2-3 बार उसे चमाट मारिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपको। वो आपको कुछ भी गालियां देगा, और गाली देने के बाद पूरा गट्टा बहाते जाएगा कि दूठे गाली दिली शुद्ध हो गईलन, बहुत परेशान करतलन। तो उसको जो खुशी, जो संतुष्टि मिलती है, वही उसका बैकुंठ है। उसको लगेगा अपने से कितने बड़े आदमी को हमने धराशायी कर दिया। तो यहाँ गालियां जो है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है कि वो अपनी कुंठाओं, अपनी वर्जनाओं से निवृत्त होने का साधन बनती है। अब ये गालियां भी बड़ी अद्भुत है, आपको दी भी जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने अगर ऐसे कह दिया कि अरे इनसे मत बात कीजिए, बड़े काबिल हैं, तो बड़े काबिल का अर्थ यहाँ पर एक प्रकार का आरोपण है। क्या आरोपण है? कि ये बड़का बिल है, गड्ढा है, इनको कुछ नहीं पता है, आप इनसे कुछ भी कहते रहिए, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो उनकी तारीफ करके उन्हें किनारा पकड़ा दिया जाता है कि अरे अरे ये बड़े काबिल हैं। और ऐसे ही थोड़ा सा और भी है, उसको आप समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि कोई सी बात पर अगर बहस हो जाए, बहस मान लीजिए कि अभी पहलगाम मुद्दा चल रहा है, या कोई सर अंतर्राष्ट्रीय मामले पर अगर बहस कहीं हो जाए, तो लोग कहते हैं अरे इनसे मत बात कीजिए, ये बहुत गैर कानूनी है। अब इसका आप अगर संधि विच्छेद क्रम से कम से 3 भागों में तोड़ेंगे तो इसका अंग्रेजी में अर्थ बास्टर्ड आएगा। तो वो बड़े आराम से कह के निकल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या। इसको आप इस रूप में देखिए, इसका जन्म आप मान सकते हैं कि बनारस में सारी दुनिया त्योहार सब मनाती है और होली खेली जाती है। होली मनाया नहीं जाता, उसमें आपके मन का कुछ नहीं होता। वो आप अगर घर में छुपे हो तो दोस्त या इस मित्र आपको खोज के घसीट के निकालने का नियम है, और आपके साथ जो है जबरदस्ती करने का नियम है। तो वहाँ आपके मन का कुछ होता ही नहीं है। तो क्या करते हैं कि उसके बाद जब उसके साथ दुर्व्यवहार होगा तो भाई कुछ अपने हेल्पिंग वर्ब से वो अपनी मदद करता है, और उसके बाद फिर शाम को गले मिल के सब बराबर कर लेते हैं। तो वो जो एक क्रम है वो दूसरा ही है। आप दुनिया इसको गाली कहे, अपमानित वाले शब्द कहे, जिस रूप में कहना है, क्योंकि उसकी समझ, उसकी तासीर नहीं होगी तो उसे गाली समझेगा, और तासीर होगी तो उसे लगेगा कि उनकी सहायक क्रिया है जो उनके बातचीत व्यवहार में मदद करती है। धन्यवाद मुकेश जी।
आपके साथ बात करके लगा जैसे बनारस के रंगों में डुबकी लगा ली हूँ, है ना? सच बात है ना? कभी घाट पे तो कभी नुक्कड़ पे या तो कभी बच्चे के पेंटिंग ब्रश में। हम बनारस को इस रूप से भी हमने आज देखा। तो यही तो सब बनारस का असली मकसद है। क्यों? अपने शहर के असली हीरो से मिलना, उनकी कहानियां सुनना और बनारस को महसूस करना। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे अगले गेस्ट के बारे में थोड़ा सा एक झलक बता दें। अगर मेरा मानना है कि अगर आपने उन्हें नहीं जाना तो समझिए बनारस नहीं जाना। बनारस के साक्षात प्रतिमूर्ति राजश्री पद्मश्री श्री राजेश्वर आचार्य जी, जल तरंग के बनारस के एकमात्र इकलौते कलाकार। आकाशवाणी पत्रकारिता में अद्भुत माइलस्टोन काम उनका। भाषा, बोली, व्यवहार और जो आप सुबह बनारस देखते हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता, बरसों से उस परंपरा को सजीव रखने वाले और अद्भुत वाणी और लोक व्यवहार और आत्मीयता के प्रतीक राजेश्वर आचार्य, जिससे आपकी मुलाकात अवश्य होगी। दूसरे एक हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बनारस को अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, अमिताभ भट्टाचार्य जी। श्रीमान अमिताभ भट्टाचार्य जी अद्भुत वाणी और लेखन के जानकार। हमारा प्रयास होगा कि वो आपसे मिले और आप देखें कि वो क्या और किस रूप में बनारस को जानते समझते हैं। वो लोग बनारस के संस्कार हैं। हम वेट करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड का, अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू मुकेश जी यहाँ आने के लिए, धन्यवाद सभी को। और भी ज्ञान बढ़ाने के लिए, बनारसी ज्ञान बढ़ाने के लिए।